अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आमना नवाज है। मैं हमारी नफ्सियात हूँ। इस वक्त आप हमें मिलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से एक ये इस वेब सीरीज का हमने आगाज किया है, जिसमें नशे की बीमारी के हवाले से खास तौर पर और उसके इलाज के हवाले से आगाही हम देते हैं। मैं सबसे पहले अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ नदीम इकबाल साहब हैं, सदाकत कराची के डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तलाल जुबैर साहब हैं, ये विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। मिस हफ्सा शाहिद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, विलिंग वेज लाहौर में काम करती हैं। और हमारे साथ वकील मुराद साहब हैं, ये विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर हैं, एडिक्शन काउंसलर हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है इंटरवेंशन के हवाले से। इंटरवेंशन जो नशे की बीमारी में एक बड़ा अहम इसका एक रोल है कि किस तरह से किसी मरीज की जिंदगी में हम मदाखलत कर सकते हैं और उसको इलाज में ला सकते हैं, खासतौर पर वो मरीज जो कि इलाज के लिए रजामंद नहीं है। और ये एक बहुत एक आम सवाल है जो कि पूछा भी जाता है कि अगर कोई राजी ही नहीं है, कोई कोई मरीज इलाज करवाना ही नहीं चाहता, तो फिर उसका इलाज कैसे किया जाए, उसको राजी कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो इस तरह के कुछ सवालात पे आज हम अपने माहिरीन से राय लेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल वकील मुराद साहब से है। वकील साहब, ये एक जब भी किसी मरीज के इलाज की बात की जाती है तो एक बहस ये भी छिड़ जाती है कि वो खुद ही अपने इलाज के लिए सोचेगा जब वो उसको लगेगा। उसकी अपनी जिंदगी है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। किसी को तो कुछ नहीं कह रहा। अगर नशा कर रहा है, अपनी एक उसकी जिंदगी है, तो उसकी अपनी एक लाइफ स्टाइल चॉइस है जो उसने ली है। तो आप इस बारे में बताएं कि क्या ये किसी की एक अपनी मर्जी होती है या उसकी अपनी जिंदगी का एक जाती मसला है कि वो नशा करता है और नशे का मरीज बन गया है, या ये सबका एक मसला, मुश्तरका मसला बन जाता है। किस तरह से ये आसपास के लोगों को किसी एक शख्स की बीमारी मुतासिर करती है, और कितना ज्यादा ये अहम होता है कि उसका, मरीज का जल्दी से जल्दी इलाज का फैसला किया जाए। थैंक यू मिस आमना। एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये पूरे खानदान की बीमारी है, ये एक फर्द वाहद की बीमारी नहीं है। हम्म। अदर डिजीजेज में आप देखते हैं कि जो पेशेंट के अंदर मदद लेने की और इलाज करवाने की जो इंसाइट है, जो फिक्र है, वो मौजूद रहती है। और अदर डिजीजेज में जो प्रोफेशनल हेल्प है, वो जो विक्टिम है, जो बीमार है, वो खुद सीख करता है। लेकिन इसकी साइंस ही कुछ डिफरेंट है जब हम बात करते हैं एडिक्शन की या अल्कोहलिज्म की, जिसमें जो शख्स नशे का इस्तेमाल करता है, शराब नोशी का इस्तेमाल करता है, उसको ये तो पता होता है कि इससे कितने उसको नुकसान हो रहे हैं और ये क्या करती है, लेकिन इससे निकलना कैसे है, ये इसको बिल्कुल नहीं पता होता। जो उसका सेल्फ कंट्रोल है और जो उसकी कुव्वत के इरादी है, जो विल पावर है, ये दोनों ही कमजोर पड़ चुकी होती है। और ये दोनों चीजें जो हैं, उसको एम्पावर करने के लिए जो बाहर के लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, जो उसके इर्द गिर्द जो उसके खैर हैं, जो सिग्निफिकेंस अदर्स जिसको हम कहते हैं, तो उनकी मदद के बगैर ये काम पाया तकनीक तक नहीं पहुंच पाता। माहिरीन ये कहते हैं कि ये एक फैमिली डिजीज है। तो जब ये फैमिली डिजीज है तो इसके असरात बाकी लोगों पे भी उसी तरह से मरतब होते हैं, उसके शैडो इफेक्ट्स में बाकी लोग भी चल रहे होते हैं। तो जब आप पैसिवली किसी बीमारी से अफेक्टेड हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उसका पर्सनल मामला है या उसका अपना ये मैटर है। वो जब चाहेगा इससे निकल आएगा, या जब वो खुद मदद हासिल करना चाहेगा तब उसकी मदद की जा सकती है। तो इस इंतजार में बहुत देर हो सकती है। मैं पिछले हफ्ते एक दो साहब से मिला, यानी दोनों रिलेटिव्स थे। एक जो है वो पेशेंट के भाई थे, फीमेल पेशेंट थी, और एक उनके हस्बैंड थे। और ये इनफैक्ट अपने किसी और इशू के लिए जो पिछले हफ्ते आए थे, ये 2 साल पहले उनसे
मेरी मुलाकात हुई थी। तो जो उनमें से एक साहब थे, उनकी वाइफ का मसला था, और जो दूसरे साहब थे वो उनकी बहन थी। अ, यानी साला साहब के साथ में और पेशेंट के हस्बैंड थे। तो इंजेक्शन का केस था। तो मुझे उन्होंने बताया कि वो उस वक्त जो बात हुई थी, तो उस वक्त जब इनको इंटरवेंशन से एक्सप्लेन किया गया तो उनके कॉन्सेप्ट यही थे कि चूंकि वो एज उनकी 45-50 है, एक मेच्योर एज में है, तो और बच्चे बड़े हैं, तो अगर वो खुद नहीं छोड़ना चाहती तो उनकी हेल्प कैसे हो सकती है। और अल्टीमेटली वो इंजेक्शन की वजह से इन 2 साल में इतनी उनकी कंडीशन वर्स्ट हुई, उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ जो है वो इस वजह से नहीं हुई कि ये उनकी चॉइस थी या ये उनका फैसला था। डेथ तो उनकी जो है वो एडिक्शन की वजह से हुई, और उनको बचाया जा सकता था अगर फैमिली उस वक्त इंटरवीन करने का को बंदोबस्त कर लेती और उस पेशेंट के ऊपर ना छोड़ के ये पेशेंट की मर्जी है, ये पेशेंट की चॉइस है, ये पेशेंट का लाइफस्टाइल है। तो अगर आप पेशेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो पेशेंट जो है वो उसको अपनी बीमारी में नहीं सही मानों में नजर आता, तो वो अपनी मदद खुद कैसे करे। और एडिक्शन जैसी बीमारी में जो मदद का दरवाज़ा है वो हमेशा बाहर से खुलता है, और जो दूसरे लोग हैं जो उसके साथ जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, तो बेसिकली वो इस दरवाजे को खोलते हैं। तो इंटरवीन करना, जो मुदाखलत करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि केसेस जो हैं वो वर्स्ट होते हैं और लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से, इस मिसकॉन्सेप्शन से निकलना होगा कि ये एक फर्द वाहद की चॉइस है या उसका लाइफस्टाइल है। ये लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक बीमारी है। और जब कोई इंसान चूज करता है, हाँ ये हो सकता है कि नशा करने की चॉइस हो सकती है, आप कोई इंसान नशा करे या ना करे, लेकिन बीमारी जो है वो चॉइस नहीं हो सकती। बीमारी जो है वो कोई चूज नहीं करता। आप ये चूज कर सकते हैं कि आप कोई अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे, आप बुरी आदतें चूज करते हैं, आप शराब लेना चूज करते हैं, आप और चीज़ों में चॉइस को देख सकते हैं। बट जब ये डिजीज है तो डिजीज कोई खुद से अपने लिए मुंतखब नहीं करता। तो आ, हमेशा जो हेल्प है वो दूसरे लोगों के देने से इसका आगाज होता है, और इसमें जो फैमिली मेंबर्स का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने प्यारे को इस दलदल में जाके में धंसते हुए देख ही रहे हैं, तो आपका ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप आगे बढ़ के इसकी मदद करें और इंटरवेंशन के तरीकाकार सीखें, और इस गलतफहमी से निकलें कि जब ये खुद पुकारेगा, जब इसको हालात खुद हिट करेंगे तो ये खुद मदद के लिए आएगा। तो आप किसी को हालात और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दिखा भी सकते हैं, उसको शाइन करके दिखा सकते हैं, उनका बॉटम थोड़ा रेज करके उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, उसको दिखाया जा सकता है। इंटरवेंशन बेसिकली यही करती है कि जब आप तैयारी के तहत किसी की मदद करते हैं तो आप उनको वो चीजें दिखा पाते हैं जो पेशेंट जो है खुद से नहीं देख पाता अपनी बीमारी के नतीजे में। तो ये किसी की कोई जाती चॉइस नहीं होती कि वो अगर बीमार होना चाहता है तो उसको बीमार रहने दें, क्योंकि नशे की बीमारी के जो असरात हैं वो तो आसपास के लोगों तक भी पहुंचते हैं, ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स तक, बल्कि एज अ सोसाइटी, यानी माशरे, पूरे माशरे में इसका एक असर होता है अगर नशे की बीमारी में कोई मुब्तला है और इलाज नहीं उसका हो रहा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
मिस अफजा, क्या मरीज की मर्जी होना जरूरी है इलाज में, यानी इलाज में आने के लिए उसकी मर्जी होना जरूरी है, या फैमिली भी कुछ स्टेप्स ले सकती है उसको इलाज में लाने के लिए? मिसामना, अगर तो मरीज की इलाज में मर्जी है तो इससे ज्यादा अच्छी और आइडियल सिचुएशन तो कोई है ही नहीं कि वो खुद ही अपना इलाज कराना चाहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, यानी ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर मर्जी मौजूद हो या हम मर्जी का इंतजार करना शुरू हो जाए इलाज के लिए, क्योंकि उसमें बहुत वक्त गुजर जाता है और बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं हम लोग सिर्फ मर्जी का इंतजार करते करते। जैसे अभी सर ने बात की कि इनसाइट बहुत एक अहम चीज होती है बीमारियों में। जब आपको इंसाइट होती है अपनी बीमारी के बारे में और आपको उसकी सिवेरिटी का अंदाजा होता है तो आप खुद उसके बारे में कुछ करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि नफ्सियाती बीमारियों में या नशे की बीमारी में इनसाइट मौजूद नहीं होती। यानी जैसे आप किसी और अस्पताल में चले जाते हैं, उनकी ओपीडी में जाते हैं, सिर्फ विजिट करने ही चाहे चले जाएं, तो आप वहां पर मरीजों को बड़ा तड़पता देखते हैं कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं या वो अपने डॉक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो दवाई खाएं और उनको आराम मिल सके, क्योंकि उनका जहन सही काम कर रहा होता है और उनका जहन उनको बता रहा होता है, मैसेजेस दे रहा होता है कि आपको इस जगह पर मसला है या इस जगह पर दर्द या तकलीफ है। नशे की बीमारी में मसला होता ही जहन के अंदर है। तो आपको कोई बताने वाला रह नहीं जाता कि आपके साथ मसला है। आपको लग रहा होता है इर्द गिर्द के सारे लोगों के साथ या पूरे बाकी सबके साथ मसला है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इनसाइट बहुत अम, या तो मौजूद नहीं होती या इतनी नेगेटिव में या माइनस में होती है कि उसको पैदा करते करते या उसका इंतजार करते करते काफी टाइम गुजर जाता है। तो मरीज का बिल्कुल फैमिलीज ये इंतजार ना करें, ना ही ये कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि वो खुद तैयार होगा नशे के इलाज के लिए तो फिर हम उसको लेकर जाएंगे। फैमिली बहुत से ऐसे स्टेप्स उठा सकती हैं जिससे कि मरीज के इलाज में उनको आसानी या मदद मिल सके, जिस तरह वो इंसाइट पैदा कर सकती हैं। यानी बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत सी ऐसी थेरेपीज हैं, वो अपने थेरेपिस्ट से या किसी भी एक्सपर्ट से पता कर सकती हैं कि एक इंसान के अंदर बीमारी की इनसाइट कैसे पैदा करते हैं, जिसमें उनको कुछ खास ऐसे रवैयों को अपनाना पड़ेगा, कुछ खास ऐसे रवैयों को छोड़ना पड़ेगा जो कि वो पहले करते हो। जैसे मरीज को इश्तियाल नहीं दिलाना होता, मरीज की किसी काम में इनेबलिंग नहीं करनी होती जिससे कि बीमारी बढ़ती जाती है, मरीज को उसके नुकसानात के बारे में बार बार बताना होता है। और सब अच्छा है कि जो रिपोर्ट फैमिली ने एक कायम की होती है उसको तोड़ना होता है। बेसिकली मरीज को बताना होता है जो भी जिस लहजे में वो बात करते हैं, जो भी हालात इर्द गिर्द मरीज ने बखेरे होते हैं, उनको उन सारी चीजों के बारे में बताना होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मरीज को इनसाइट से बचा लेती है, वो ये है कि फैमिलीज पर्दे में रखती हैं बात को। मरीज ज्यादतियां कर रहा होता है, वो गुस्सा कर रहा होता है, ऊंची बोल रहा होता है, नशे कर रहा होता है, रातों को देर से घर आ रहा होता है, तो फैमिलीज जो है ना बस पर्दे डाल रही होती हैं कि किसी को पता ना चल जाए वरना इसको बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा या ये हमसे और ज्यादा खफा हो जाएगा, तो चलो अगर हम इस पर पर्दा डालेंगे तो इसके ताल्लुकात हमसे बेहतर हो जाएंगे। हालांकि रिसर्च ने ये साबित किया है और बहुत सी लिटरेचर इस चीज पर मौजूद है कि जब आप किसी चीज को चार दीवारी में रखते हैं ना तो सिर्फ उस चीज को जुल्म करने वाले को बढ़ावा मिलता है और किसी को भी नहीं, क्योंकि उसको इस बात का बड़ा यकीन होता है कि मेरी बात बाहर नहीं निकलेगी और उसको कोई खौफ नहीं होता है, कोई शेम नहीं होती उस चीज की जो प्रिवेंट कर सके उसके बिहेवियर को। तो फैमिलीज को इन सारी चीजों से निकलना चाहिए जो कि ऑब्सोलीट पैटर्न्स हो चुके हैं, पुराना फैशन हो चुका है ये कि पर्दे डालो या उसकी मदद करते रहो तो ये ठीक हो जाएगा, बातें मानते रहो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फैमिलीज को खुद राब्ता कर लेना चाहिए मरीज के इलाज का वालों से जो कि इस चीज में एक्सपर्ट हो, जिनका जिनका कोई नाम हो काम हो इस चीज में, तो उनसे खुद राब्ता करके मरीज को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर सदाकत की ही एक बुक है और वो बड़ी शानदार बुक है, फैमिलीज को वो पढ़नी चाहिए, जिसका नाम ही ये है कि इंतजार जुल्म होगा। यानी जब इंतजार करते रहते हैं कि किसी दिन मरीज के अंदर ये चीज जागेगी या कोई मोटिवेशन आएगी या विल पावर आएगी कि मैं इलाज करा लूं और मेरे हालात बड़े खराब हैं, तो इस चीज में बहुत देर हो चुकी होती है। बाज़ औक़ात हम इस चीज का इंतजार करते करते काफी बड़े बड़े नुकसानात से गुजर जाते हैं और बाज़ औक़ात वो इंसान ही नहीं बचता जिसका इलाज कराना होता है। और ये एक बड़ी तल्ख सी हकीकत है जिसके स्टेटिस्टिक्स आपको गूगल पर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं कि रोजाना कितने ऐसे लोग हैं जो जान से चले जाते हैं और यकीनन उनकी फैमिलीज और वो इंतजार ही कर रहे होंगे कि हम किसी दिन खुद चाहेंगे इलाज कराना और इलाजगाह में जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मरीज खुद चाहे। फैमिलीज अगर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें तो वो मरीज को बहुत
टाइम पर बहुत अच्छी मदद प्रोवाइड कर सकती हैं। तो जिस तरह बहुत सारी बाकी बीमारियों में भी, जैसे किसी को अगर दिल का दौरा पड़ा है या कोई बिल्कुल बेहोश हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसकी मर्जी का इंतजार नहीं करते कि ये अभी ट्रू। तैयार होगा, राजी होगा तो फिर इसको अस्पताल लेके जाना। यानी फैमिली का एक बड़ा एक अहम रोल होता है। और वो जो फैमिली का रोल होता है मरीज को इलाज में लाने को, बेसिकली वो एक इंटरवेंशन का तरीका है जो वो सीखते हैं बिल्कुल कि किसी में किस तरह से मदाखलत की जाए। तो नदीम इकबाल साहब, इस बारे में आप तफसील से बताएं कि ये मदाखलत बराए इस्लाह जिसे इंटरवेंशन कहते हैं वो क्या होता है नशे की बीमारी में बेसिकली, क्योंकि एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी को इलाज में लेके आते हैं जो इलाज के लिए राजी नहीं होता। देखें, नशे की बीमारी का जब कोई शिकार होते हैं तो क्योंकि वो खुद फरेबी में होते हैं तो वो इलाज की जो ज़रूरत है उसको महसूस नहीं कर रहे होते कि कोई इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपना ही अपनी बीमारी को देख पा रहे होते हैं और ना ही बीमारी की वजह से जो बदहालियाँ या तबाहकारियाँ पैदा हो रही होती हैं, खराबियाँ पैदा हो रही होती हैं, उनको देख पा रहे होते हैं। तो जनरली मोस्टली पेशेंट इस चीज़ को नहीं महसूस कर रहे होते कि कोई इलाज की ज़रूरत है। फिर ऐसे तमाम पेशेंट्स के लिए जो ये महसूस नहीं कर रहे कि इलाज की ज़रूरत है, इंटरवेंशन का जो प्रोसेस है उससे हेल्प ली जाती है। उसके ज़रिए से मरीज के अंदर ये एक फीलिंग डेवलप की जाती है कि इलाज की ज़रूरत है, कहीं कोई ख़राबी है, कहीं कोई मसला है और इलाज के लिए आना चाहिए। उसके फिर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन हैं। जैसे अगर एक पेशेंट किसी ऐसी स्टेज पर है जिसमें उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी मिस हफ्सा भी इस पे बात कर रही थी कि अगर कोई मरीज इलाज के लिए राजी नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, बट वो ऐसी स्टेट में है कि वो किसी को हार्म कर सकता है या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में इंटरवेंशन की एक टाइप है जिसे क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं, वो की जाती है और मरीज को उनकी मर्जी के बगैर इलाज में ले आया जाता है। उसके लिए डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, टूल्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल टीम ये सारा प्रोसेस होता है। मरीज इलाजगाह में पहुंच जाता है। इलाजगाह में पहुंचने के बाद मरीज की मर्जी को और उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा करने या उसके अंदर इस चीज़ की फीलिंग डेवलप करने की ज़रूरत होती है कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। तो फिर मरीज के ऊपर फैमिली को एक इंटरवेंशन का प्रोसेस सिखाकर फैमिली इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट की जाती है, जो कि जनरली कोई 20 to 40 डेज के अंदर अंदर ये प्रोसेस किया जाता है, जिसमें पूरी फैमिली यकजा होकर एक प्रॉपर तरीके के तहत कुछ लेटर्स राइट अप्स करते हैं और उनको फिर एक डे सेट करके मरीज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि मरीज स्टेबल है, मरीज डिटॉक्सिफाई हो चुके हैं, मरीज विड्रॉल से निकल चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फैमिली इंटरवेंशन की जाती है, जिससे मरीज फिर रियलाइजेशन में आता है, एक्सेप्टेंस में आता है। मरीज के अंदर वो जो एक प्रॉब्लम है जो दीगर डिजीज़ में नहीं होती, कि मरीज के अंदर इंसाइट होती है अपनी बीमारी के बारे में, तो फिर फैमिली इंटरवेंशन के थ्रू मरीज के अंदर इंसाइट पैदा करने की कोशिश की जाती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर इंटरवेंशन से हेल्प की जाती है कि जहां अभी कोई ज्यादा हार्म नहीं है, मरीज बात सुनने और बात करने की स्टेट में है, उनसे बात की जा सकती है, तो फिर प्रोसेस इंटरवेंशन की ऑप्शन को चूज किया जाता है कि मरीज से बातचीत की जाती है, फैमिली वो ट्रेनिंग लेती है, क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल वर्क है, ये खुद से अपने तौर पर नहीं किया जा सकता। प्रोसेस इंटरवेंशन जैसे कि फैमिली इंटरवेंशन, ये दोनों प्रोसेस सीख कर, समझ कर, जान कर और माहिरीन के जेर निगरानी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो फैमिली उस सारे प्रोसेस को समझते हैं, सीखते हैं और फिर वो जो सीखते हैं वो अपने पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको जाके बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें जाकर बताते हैं कि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से ना सिर्फ वो परेशान है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो खराबियों और तबाहियों की तरफ जा रहे हैं, बल्कि पूरी फैमिली तबाह हो रही है। जैसे वकील मुराद साहब ने भी फरमाया था कि ये एक फैमिली डिजीज है, जब कोई एक बीमार होता है तो पूरी फैमिली तबाह हो रही होती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। इंटरवेंशन का बड़ा की रोल है, बल्कि काफ़ी किताबों में ये पढ़ने को मिलता है कि इंटरवेंशन बेसिकली बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट है इन ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट। और इंटरवेंशन ही मरीज के अंदर इंसाइट लेकर आती है, इंटरवेंशन ही मरीज को डिनाइल से रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस में लेकर आती है, जिसके बाद फिर मरीज का ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है।
और मरीज अपने इलाज को खुद आगे लेकर चलता है और बेहतरी की तरफ आता है। ये एक यानी टेक्निकलिटीज हैं इस चीज की कि किस तरह से बात भी की जाए मरीज से, किस तरह से उसको राजी किया जाए। क्योंकि ज्यादातर मरीज से जब बात करने की बारी आती है, जब फैमिली बात करती है, तो उसमें अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है और धमकियां होती हैं और बात कहीं और ही, मौजू कहीं और ही चला जाता है। तो ये सीखना बहुत जरूरी होता है फैमिली को कि उससे बात कैसे की जाए, उसको राजी कैसे किया जाए। फिलहाल साहब, अभी जैसे नदीम इकबाल साहब ने बात की कि एक प्रोसेस इंटरवेंशन होता है, एक फैमिली इंटरवेंशन भी होता है। तो आप इस बारे में बताएं कि कैसे हम ये, यानी क्योंकि माहिरीन ये सजेस्ट करते हैं कि इस मरीज के साथ फैमिली इंटरवेंशन फैमिली को सीखने की जरूरत है, या प्रोसेस इंटरवेंशन, या जैसे एक क्राइसिस इंटरवेंशन भी होता है। तो किन हालात में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करने की जरूरत होती है इंटरवेंशन की, तो वो आप अगर गाइड करें हमारे देखने वालों को। बहुत शुक्रिया मिसामना, मौका देने के लिए। बुनियादी तौर पर जो इंटरवेंशन है ये एक ऐसा टूल है जो कि घर वाले इस्तेमाल करते हैं अपने मरीज की जिंदगी में मुदाखलत करने के लिए। और ये यूं मुदाखलत की जाती है कि उसके अंदर जो है वो इस्लाह पैदा की जा सके, उसके जो खराब रवैये हैं उनको तब्दील किया जा सके। जब कोई लव्ड वन जो है वो नशे की बीमारी का शिकार होता है तो अमूमन ये फैसला करना कि इसका इलाज कराना चाहिए या इलाज की तरफ जाना चाहिए, इसमें फैमिली मेंबर्स को 5 साल का एक ऑन एवरेज अरसा है जो कि लग जाता है। और नेचुरली 5 साल तक वो हाथों पे हाथ रख के तो नहीं बैठे होते, वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ कोशिश जो है वो जरूर कर रहे होते हैं कि जिसके नतीजे में कोई ना कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन उनके जो भी उनके मेथडोलॉजी होती है, जो भी प्रोसेस वो चूज करते हैं, उसे समहाउ नताइज नहीं आ रहे होते, बल्कि 2 चीजें जो हैं वो होने शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 पे ये जो मरीज का और फैमिली के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो खराब होने लगता है, और नंबर 2 पर जो मरीज है उसका नशे का जो इस्तेमाल है वो बढ़ने लगता है। और जब फैमिली जो है वो ये डिसाइड कर लेती है कि अब पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर रहा है और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस मरीज की जिंदगी के अंदर जो है वो तब्दीली आ जाए, तो वो इंटरवेंशन के बारे में जो है उनको रहनुमाई देता है ट्रीटमेंट सेंटर कि आप इंटरवेंशन के प्रोसेस को समझें, यानी कि ये सीखें कि किसी की जिंदगी के अंदर मुदाखलत करते कैसे हैं कि आप उसके अंदर जो है वो मुस्बत तब्दीली ले आए और उसकी जो मनफी रवैये हैं उनको मुस्बत रवैयों के अंदर तब्दील कर दें। तो अमूमन जो क्राइटेरिया इसका जो नजर आता है वो ये है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मरीज है वो बातचीत सुनने और समझने के लेवल के ऊपर है या नहीं, जैसे उसकी सैनिटी जो है वो ठीक है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक मरीज है जो कि घर के अंदर है और वो अपना कामकाज पे जाता है या नहीं जाता, किसी को कोई खास इफेक्ट नहीं करता, लेकिन बस नशे करता है, और इस चीज से फैमिली जो है वो काफी तंग है, नेचुरली कुछ ना कुछ मसाइल भी आते हैं। और अगर प्रोफेशनल को ये चीज समझ में आती है, इंटरवेंशनिस्ट को, कि कुछ वक्त मिल सकता है हमें कि हम इस फैमिली को तैयार करें पहले, क्योंकि जैसे बात हो रही थी कि इट्स अ फैमिली डिजीज, तो फैमिली को हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें और उनको ज़हनी तौर पे हम तैयार कर लें, उनको हम ऐसे रवैये हम सिखा दें कि जिसके नतीजे के अंदर जो उनका आपस का जो ताल्लुक है बच्चे के साथ वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और जो मरीज का जो नशे का इस्तेमाल है वो कम होने लगेगा, और वो मरीज के ऊपर जो अपनी रिट है, जो अपनी से है, वो डेवलप करने लगेंगे कि एटलीस्ट अगर वो घर वाले जो है मरीज को कोई बात कहें तो वो उस बात को सुने, माने, एक्सेप्ट करे और उस तब्दीली को लाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। और इसके साथ साथ ये चीज के अगर जब घर वाले एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो लेके आ सकें कि घर वाले जब अपने रवैये को तब्दील करें मरीज के साथ, तो उसके नतीजे में मरीज का भी रवैया जो है वो मुस्बत होता हुआ नजर आ सके, और वो इस लेवल के ऊपर आ जाए कि वो मरीज को ये बता सके कि हम किसी
इलाजगाह में जा रहे हैं मदद हासिल करने की, कहते हैं न्यूज ब्रेक कर ले हम मरीज को और ये बता सके कि हम इलाजगाह में जा रहे हैं, और इलाजगाह में जाने का जो मकसद है वो ये है कि हम हमारी जिंदगी में कुछ मसले हैं जिनको हम हल करना चाहते हैं, और फिर ये बता सकें कि उन मसलों का जो ताल्लुक है वो मरीज आपके जो है वो नशे के इस्तेमाल से है, जिसके ऊपर हमने आपसे बहुत दफा रिक्वेस्ट की है, लेकिन इसका कोई मुस्बत हल सामने नहीं आ सका। और इस स्टेज के ऊपर जरूरी नहीं है कि आप भी हमारे साथ रिहैब में चलें या काउंसलिंग में जाएं। तो जब मरीज की फैमिली इस लेवल के ऊपर मरीज के साथ बातचीत कर पाती है और मरीज के अंदर इतनी इंक्विजिटिवनेस पैदा हो जाती है कि वो खुद कहता है कि जरा मैं भी देखूं ये कौन लोग हैं जो आपको आजकल पट्टियां पढ़ा रहे हैं और आपको ये बातें बता रहे हैं। तो इस अमल को हम प्रोसेस इंटरवेंशन कहते हैं कि हम जो मरीज जो कि घर बैठा होता है उसके अंदर जो तब्दीलियां हैं वो फैमिली के जरिए हम लाना स्टार्ट करते हैं। और ये एक ऐसा मिरेकुलस अमल है, ऐसा ये जदीद साइंटिफिक तरीकाकार है जिसके अंदर के हम जो है वो समझे कि एक काउंसलर के पास, एक प्रोफेशनल इंटरवेंशनिस्ट के पास स्ट्रिंग्स होते हैं जो वो पुल करके मरीज के अंदर चेंजेस लेके आ सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये तभी मुमकिन होता है जब हमारे पास वक्त हो और मरीज जो है वो बात को सुनने और समझने की पोजीशन के अंदर हो। अगर मरीज जो है वो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के अंदर है या उसकी सैनिटी रिस्टोर नहीं है किसी भी वजह से, वो नॉर्मल से बातचीत की नहीं जा सकती, वो अपनी या किसी और की जान लेने पर तुला हुआ है, या उसको बहुत ज्यादा पैरानोया होता है, उसको आवाजें सुनाई देती हैं, उसके ज़हन के अंदर अजीबोगरीब ख्यालात रूनुमा होते हैं, जो कि एक जो प्रोफेशनल इंटरवेंशनिस्ट है वो पहली ही मुलाकात में इवेलुएट असेस कर सकता है कि क्या कंडीशन है। तो नेचुरली हम प्रोसेस इंटरवेंशन के ऑप्शन को चूज नहीं करते, बल्कि हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर जो है वो चले जाते हैं, जो कि क्राइसिस इंटरवेंशन का ऑप्शन है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि मरीज के साथ हम ये जो प्रोसेस करते हैं और इसके नतीजे में मरीज खुद से हेल्प एक्सेप्ट, ज्यादातर तो मरीज जो है वो इसी प्रोसेस इंटरवेंशन के प्रोसेस के अंदर, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक चलता है, तो इसी के अंदर जो है वो मदद हासिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर फर्ज करें कि इस सिचुएशन से जो है वो जो मरीज है वो मदद हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता, तो फिर हम उस केस के अंदर फैमिली इंटरवेंशन को स्टेज करते हैं। अच्छा, प्रोसेस इंटरवेंशन के अंदर तो मरीज जो है फैमिली जो है डायरेक्ट जाके फैमिली से, यानी फैमिली और मरीज से डायरेक्ट जाके कोई बातचीत नहीं करती, बल्कि इनडायरेक्ट अपने रवैयों को तब्दील रखती है, उसके साथ जान लेती है कि कहाँ पर यस कहना है, कहाँ पर नो कहना है। जब नो कहना है तो अपना रवैया कैसे रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बनाना है, अकाउंटेबल कैसे करना है, कहाँ पर जो है वो अपने गुस्से को कैसे मैनेज रखना है। तो ये सारे के सारे रवैये जो कि अनेबलिंग प्रोवोकिंग बिहेवियर्स हम जिसे कहते हैं, उसको कैसे बंद करना है, अपनी रिट को जो है वो कैसे, तो जब ये चीजें फैमिली कर चुकी होती है और मरीज के अंदर कुछ तब्दीली तो आ चुकी होती है, लेकिन वो इलाज के लिए अभी भी रजामंद नहीं होता, तो फिर हम फैमिली इंटरवेंशन स्टेज करते हैं। हम एक दिन, जगह, लोग, वक्त मुकर्रर करते हैं और एक खास तरीकेकार से जो है वो खतूत लिखते हैं, जो कि डिफरेंट उसके स्टाइल्स हैं, जो कि एक्चुअली स्टार्ट तो डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने किया था, जिनकी वाइफ एक दिन उनको अंडर द इन्फ्लुएंस, वो एक सर्जन थे और उनको गाड़ी के ट्रक के जो पीछे होता है डाला, उसमें डाल के वो एक रिहैब के अंदर ले गई और वहां जाकर उन्होंने कहा कि ये कोई बाज़त तरीका नहीं है सर्जन को दाखिल कराने का, और इंटरवेंशन इजाद किया कि बातचीत की जा सकती है। और फिर हमारे पास जो आज उसकी शक्ल है वो पिछले 40-45 साल में उसकी बहुत ही इम्प्रूव्ड शक्ल है जो हमें नजर आती है। और उसके अंदर खास तौर पे जो डॉक्टर सदाकत साहब का जो एक अपना इन्वेंशन है इंटरवेंशन लेटर्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो डीपली हिट करते हैं मरीज के उन थॉट प्रोसेसेस को, जो कि फिर उनको आसानी पैदा करती है मदद एक्सेप्ट करने में। तो हम वो इंटरवेंशन लेटर्स के लिए फैमिली को प्रिपेयर करते हैं। और मीनवाइल जब न्यूज ब्रेक ऑलमोस्ट हम कर देते हैं, मरीज को बता देते हैं कि हम ट्रेनिंग के अंदर जा रहे हैं, तो हम इंटरवेंशन लेटर्स की तैयारी करते हैं। इस दौरान या तो मरीज खुद ही हेल्प एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है, या फिर वो फैमिली जो है उस फाइन डेट जो भी हम तय करते हैं उस दिन बैठ के मरीज के साथ बातचीत करते हैं
कोई 5 या फिर उससे ज्यादा लोग, और उसके बातचीत के नतीजे में आप समझ लें कि एक एक स्टेप के मरीज के साथ कौन कहाँ बैठा होगा, कमरे का नक्शा क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ होगी, उस वक्त अगर बाहर अखबार वाला आएगा या बाहर कोई बेल बजेगी तो उसको कौन मैनेज करेगा। तो आम जो लोग हैं उन्होंने चाय कॉफी पी रखी होगी, यहाँ तक कि मरीज के पास भी कुछ ऐसा पड़ा होगा खाने पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जो प्लस वॉशरूम के दरवाजे के आगे कौन बैठा होगा, एग्जिट डोर के आगे कौन बैठा होगा। फिर उसमें से हम एक टीम लीडर चूज कर लेते हैं कि ये एक लीडर होगा जो कि मॉडरेट करेगा पूरे की पूरी। इसमें ये भी मुमकिन होता है कि इंटरवेंशनिस्ट जो है वो खुद भी मौजूद हो इस इंटरवेंशन के अंदर, और ये भी पॉसिबल होता है कि वो ना हो। और अमूमन ये मरीज के बेडरूम के अंदर ही उसके सोए सोए ही ये पूरे का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो जब ये प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसमें जो है वो इतना इतना इसको वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि मरीज के पास जो है वो कोई और रास्ता ना बचे सिवाय इसके कि वो मदद एक्सेप्ट कर ले। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि उसकी सैनिटी जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए, और अगर सैनिटी मरीज की रिस्टोर नहीं है तो हम यही समझते हैं कि पहली कुछ बेसिक मुलाकातों के बाद 2 से 3 जो है वो फिर हम क्राइसिस इंटरवेंशन के प्रोसेस के लिए चले जाते हैं, जिसके अंदर मरीज को उसकी मर्जी के खिलाफ इलाज में लेके आया जाता है। लेकिन कोई भी मरीज जो प्रोसेस इंटरवेंशन से आए, जो फैमिली इंटरवेंशन से आए या क्राइसिस इंटरवेंशन से आए, जब आप रिहैब के अंदर आ जाते हैं एक दफा, तो उसके बाद जो रिकवरी का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर क्राइसिस इंटरवेंशन से आता है तो उसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, और कोई बहुत विलिंगली आता है तो उसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि मरीज जितना मर्जी विलिंगली इलाज के अंदर है, चौथे दिन उसको घर जाना होता है, क्योंकि जो पीछे नशे की जो क्रेविंग होती है और वो जो उसके क्वारंटाइन से जो बाहर निकलने का उसका दिल होता है, वो उसको बाहर की तरफ खींचता है। और तीनों ही केसेस के अंदर, प्रोसेस इंटरवेंशन में, फैमिली इंटरवेंशन में, क्राइसिस इंटरवेंशन में, वो फैमिली को जो है वो उस सिचुएशन को डील करने के लिए प्रिपेयर होना होता है, जो कि स्टार्ट के जो हमारे ट्यूनिप सेशंस हैं उसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो भी मरीज है वो इलाज के अंदर जब आता है तो प्रोसेस इंटरवेंशन से के अंदर चूंकि फैमिली बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होती है तो उन्हें कंपैरेटिवली आसान लगता है उसको डील करना। फैमिली इंटरवेंशन में भी फैमिली जो है वो काफी ज्यादा, चूंकि उनके सेशंस हो चुके होते हैं, तो 20 से 25 सेशंस ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं फैमिली इंटरवेंशन से, क्राइसिस इंटरवेंशन से पहले, और टाइम भी चूंकि इतना होता है तो हम जो है वो फिर उसको अच्छे तरीके से इंटरवीन कर लेते हैं। लेकिन जहां पर क्राइसिस इंटरवेंशन का ताल्लुक है, वहां पर आने वाली फैमिलीज अगर थोड़ी सी पहले वेल प्रिपेयर्ड ना हो या वो उनको पता ना हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है, तो उन्हें शुरू में कुछ थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती है मरीज के साथ जो है वो डील करने में। क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली इंटरवेंशन से कोई आए या क्राइसिस इंटरवेंशन से कोई आए, अगले दिन ही आपको उससे मुलाकात तो करना फैमिली के लिए मस्ट होती है। और ये भी एक फैक्टर है, ये विलिंग वेज का ही और डॉक्टर सदाकत का ही, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मरीज के दाखिले के अगले दिन आके फैमिली उससे मिल सके। और ये डॉक्टर सदाकत का, उनकी टीम का ही कॉन्फिडेंस है कि ये दे मेक इट हैपन इन एवरी सेक्टर एवरी डे। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बताया कि किस तरह से फैमिली इंटरवीन करना सीख सकती है और मुख्तलिफ इसके तरीके हैं इंटरवेंशन के। वकील साहब ये बताएगा कि ये इसमें क्या फैमिली के अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं जो कि पेशेंट को इलाज की तरफ जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं या इनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि कानून का क्या रोल हो सकता है, यानी लीगल इंटरवेंशन कैसे क्या की जा सकती है, फिर मेडिकल अथॉरिटीज का क्या रोल होता है, फिर अगर कोई मरीज जहाँ काम करता है तो उसके वर्क प्लेस या उसके बॉस या उसके कोलीग्स एम्प्लॉयज का क्या रोल हो सकता है, कोई कि कोई अपने जो मरीज है उसको इलाज में जाने की तरफ रागिब करें। जी बिल्कुल मिस आमना, कि ये जो लेवरेज का इस्तेमाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है नशे की बीमारी में, जहाँ पे पेशेंट के स्टेट्स हों, अगर जैसे वर्क प्लेस की आपने बात की और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात की, और तीसरी जो है वो लीगल इश्यूज जो हैं। क्योंकि जब नशे की बीमारी का सामना होता है तो नशे की बीमारी के साथ पेशेंट एक मसाइल के अंबार भी साथ में लेके चल रहा होता है, क्योंकि जो डिटीरिएशन है फिजिकली और मेडिकली वो भी शुरू हो चुकी होती है। जो
काम पे या बिजनेस पे, जॉब पे जो मसाइल हैं वो भी टाइम के साथ साथ सवेयर हो रहे होते हैं। और साथ में फिर नशे का अरेंज करना, नशा लेके आना, और नशा जो है वो कहाँ बैठ के जो है वो करना, और उसकी उस तक एक्सेस में जो मसाइल लीगली आते हैं, क्योंकि उसको कानून नाफिज करने वाले लोगों से जो है वो डील करना पड़ता है। समटाइम हमारे पेशेंट जो हैं वो खुद नशा करने के साथ साथ नशे को जो है दूसरे लोगों को फरोख्त करने में भी मुब्तला हो जाते हैं, और बहुत से मसाइल उनको इस हवाले से भी आ रहे होते हैं। तो ये तीनों एंगल्स जो हैं, ये एक प्रेशर और एक मोटिवेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं अगर फैमिली जो है वो इन तीनों एंगल को सामने रखते हुए उस अपॉर्चुनिटी को, उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें कि अगर एक पेशेंट की फिजिकल कंडीशन ऐसी हुई है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का उसको सामना, उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ गया है, तो उस वक्त बजाय इसके कि वो उस मेडिकल कंडीशन से बेहतर होके वापस रेडी हो जाए, तैयार हो जाए नशा करने के लिए और शराब नोशी दोबारा घर जाके करे, क्यों ना इसी सिचुएशन में उसको जो है वो इंटरवीन किया जाए विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं, ताकि उसका जो है वो रिकवरी का जो है वो रास्ता निकले और वो अपने इलाज की तरफ आए। इसी तरीके से अगर अगर उसको जो है वो लॉफुली कोई लॉस और कोर्ट का जो है वो सामना है, और अगर उसको जो है वो किसी केस में वो मुब्तला हो गया है, तो घर वाले जज को एड्रेस करके और जज से रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन लिख के, लेटर लिख के उनको जो है वो कोर्ट की तरफ से ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि पेशेंट जो है वो किसी रिहैब को या किसी प्रोग्राम को जो है वो परस्यू करे। तो अपॉर्चुनिटीज जो है, ये जो क्राइसिस है इसमें से निकलती हैं, और ये फैमिली को जो है वो इसको सीखना पड़ेगा कि कैसे जो है वो तीनों एंगल से जो है वो ऐसे मौके निकलते हैं जिससे उसको इलाज की तरफ मोटिवेट किया जा सकता है। नशे की जो बीमारी है ये एक बहुत ही मुख्तलिफ और अजीब किस्म की बीमारी है। आप देखें कि नॉर्मल जो बीमारियां हैं उसमें जो आप किसी डिजीज में मुब्तला होते हैं तो आपको तकलीफ होती है, तो आप अपनी तकलीफ के लिए किसी डॉक्टर की तलाश शुरू करते हैं। इसमें पेन और प्लेजर जो दो एलिमेंट्स हैं, देखा ये गया है कि जो नशा करने के नतीजे में जो प्लेजर है वो उसका रुख और उसकी डायरेक्शन मरीज की तरफ होती है, और जो पेन की डायरेक्शन है वो उसकी फैमिली की तरफ होती है। तो आप उसी वक्त किसी हेल्प के लिए किसी के पास जाते हैं जब आप उस तकलीफ से विक्टिमाइज होते हैं या तकलीफ आपको पहुंचती है, तो आप हेल्प के लिए जाते हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो फैमिली है वो हमेशा पहले जो है वो किसी डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट से जो है वो रब्ता करती है, चूँकि उस बीमारी के नतीजे में जो तकलीफ है वो फैमिली को पहुंच रही होती है। इंटरवेंशन का ये जो है वो फायदा है कि इंटरवेंशन आपको फॉर द टाइम भी जरूर आपको मुश्किल लगेगा, तकलीफ आपको जो है वो होगी, लेकिन इंटरवेंशन जो है वो इन द लॉन्ग रन आपको जो है फायदा पहुंचाएगी, और पेशेंट के लिए बहाली के रास्ते जो है वो ओपन हो जाएंगे। अगर आप इंटरवेंशन नहीं करते तो फिर आप जाहिर बात है पेशेंट की इनेबलिंग करते हैं, क्योंकि ये दो ही चॉइसेस चल रही होती हैं। क्योंकि आप या तो इनेबलिंग करते हैं, और अगर आप इनेबलिंग करते हैं तो आपको वक्ती तौर पे फायदा जरूर पहुंचता है इनेबलिंग से, कि फॉर द टाइम इन क्राइसिस जो है इनेबलिंग करने से जो है वो टल जाता है। लेकिन बाद में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो टाइम के साथ साथ वर्स्ट हो रही होती है, जबकि इंटरवेंशन आपको ये सिखा रही है कि आप वक्ती तौर पे तकलीफ जरूर होगी, क्राइसिस जरूर आएगा, लेकिन आगे चल के जो है वो पेशेंट की जो बहाली है उसके रास्ते जो है वो ओपन होंगे। वर्क प्लेस पे चूंकि नशे की बीमारी में जो प्राइमरी इनेबलर्स हैं वो दो होते हैं, वाइफ या बॉस। अच्छा, ये दोनों ऐसे हैं जिनकी इनेबलिंग से नशे
की जो कंटिन्यूटी है वो रहती है, क्योंकि नशा जारी रखने के लिए एनेबलर्स का एनेबलिंग करना साथ में चल रहा होता है, जिसके नतीजे में मरीज की जो ड्रिंकिंग या ड्रग यूज जो है वो साथ में चल रहा होता है। तो अगर वर्क प्लेस पे जो बॉस है उसकी जो है वो बहुत अहमियत है। देखा गया है कि जैसे घर वाले, जैसे बीवी या पेरेंट्स इनेबलिंग करते हैं, तो वर्क प्लेस पे भी इनेबलिंग हो रही होती है अल्कोहलिक की या नशे के मरीज की। तो वर्क प्लेस भी एक ऐसी जगह है जहाँ से जो है वो इंटरवेंशन का जो है वो आगाज किया जा सकता है। नॉर्मली वर्क प्लेस पे 3 से 4 किस्म की इंटरवेंशन होती हैं। एक जो है वो हम उसको इनफॉर्मल इंटरवेंशन कहते हैं, एक जो है वो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन होती है, एक जो है वो एग्जैक्टिव इंटरवेंशन होती है, एक जो है वो पीयर इंटरवेंशन होती है। इनफॉर्मल जो इंटरवेंशन होती है वो नॉर्मली जो आपका इमीडिएट बॉस होता है, सुपरवाइजर होता है या मैनेजर होता है, उसके और एम्प्लॉय के दरमियान में होती है, जो कि वो कुछ हकायक को सामने रखते हुए आपसे बात करता है और उसमें वो बहुत से ऐसे एविडेंस को कलेक्ट करता है। आपका लेट आना, आपका फ्रीक्वेंट जो है वो छुट्टियां करना, फिर जो है वो रिपीटेडली जो है वो झूठ बोलना, और जो वर्क परफॉर्मेंस उसकी है और उसके जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको सामने रखता है। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर जो है वो इंटरवेंशन है, ये कमोबेश ऐसी ही इंटरवेंशन है जो कि फैमिली इंटरवेंशन जैसे होती है। तो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन में जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व होती है, और उसमें घर वाले भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें जो जितने भी एविडेंसेस होते हैं, जो मसाइल होते हैं पेशेंट को, जो मसले मसाइल जो है घर पे पेश आ रहे होते हैं, जो वर्क प्लेस पे पेश आ रहे होते हैं, तो फैमिली और जो कोलीग्स हैं उसके मिल के जो है ये इंटरवेंशन करते हैं। एग्जेक्टिव इंटरवेंशन जो है वो नॉर्मली ऐसी इंटरवेंशन है जो हाई लेवल, यानी जो सीईओ के लेवल पे हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे हैं, ये उस लेवल पे जो है जो लोग जिनको अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन का मसला होता है तो उस लेवल पे की जाती है। ये कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इस इंटरवेंशन को करने के लिए जिसको आप इंटरवीन कर रहे होते हैं उसके पास पोजीशन और पावर और मनी ये सब कुछ होता है। तो इसके लिए आपको काफी जो है वो तैयारी की जरूरत होती है। और जो चौथी है ये पीयर जो इंटरवेंशन है, ये नॉर्मली डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट या जो लॉयर्स होते हैं ये उनकी होती है, यानी जो सेम फील्ड से लोग जो है वो ताल्लुक रखते हैं, तो वो एक दूसरे की जो है वो हेल्प करते हैं, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो दिखाया जाता है कि अगर वो अपनी ड्रिंकिंग से या अपनी नशा करने के लिए हेल्प जो है वो उसको छोड़ने के लिए हेल्प सीख नहीं करेंगे, मदद नहीं लेंगे, तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो और इसमें जो है वो ख्याल ये रखा जाता है कि इसमें सब कुछ इंटरवेंशन में ये ख्याल रखा जाता है कि आप बता के इन्फॉर्म करके करते हैं, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म करके जो है वो इंटरवेंशन करते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो जो एम्प्लॉय है वो जॉब से ही जो है वो रिजाइन करके ना चला जाए, क्योंकि फिर सारी इस एफर्ट का जो है वो फायदा नहीं होगा। तो इसमें देखना होता है कि क्या आपने बता कि ये वर्क प्लेस पे करनी है या बगैर इन्फॉर्म किए करनी है। तो वर्क प्लेस की जो इंटरवेंशन है उसको भी सही मानों में अंडरस्टैंड करके और तैयारी के तहत जो है वो पेशेंट को इलाज की तरफ लाने के लिए, ट्रायल करने के लिए अटेम्प्ट्स की जाती हैं, और इससे बहुत अच्छे नतीजे जो है वो मिल सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो लीगल इश्यूज जो उसको आ रहे होते हैं कोर्ट के जरिए से, लॉयर के जरिए से, जज के जरिए से, उसके लिए इलाज का जो है वो रास्ता निकाला जा सकता है। और जो मेडिकल इंटरवेंशन है उसमें जो है जो उसको इलनेसेस हैं जो कि हमलावर होंगे और उसके नशा करने के नतीजे में जो डिटीरिएशन उसको हो रही है और वो हॉस्पिटलाइज हुआ है या किसी मेडिकल चेकअप में गया है, तो बजाय इसके कि उसको इलाज के बाद फिर एक मौका मिले नशा करने का, तो उसी से एक रास्ता निकलना चाहिए जिससे वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाए। तो बहुत तफसील से आपने भी बताया कि किस तरह से वर्क प्लेस से भी मदद मिल सकती है कि वो मरीज को इलाज की तरफ राग़िब करें, और कानूनी मदद भी ली जा सकती है और मेडिकल प्रोफेशनल से भी मदद ली जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया है कि फैमिलीज छुपाती हैं
यानी अगर कानूनी मामलात मरीज के आ भी गए हैं नशे की बीमारी की वजह से, तो वो कानून से भी छुपाती हैं। और अगर मरीज को कोई जैसे जिगर का मसला है, कोई मैदे का मसला हो गया है और वो नशे के इस्तेमाल की वजह से हुआ है, तो वो भी फैमिलीज अक्सर छुपा रही होती हैं, डॉक्टर को बताती नहीं है कि ये मसला इसको असल में ये शराब भी पीता है या ये साथ में कोई और नशा भी करता है, तो वो भी छुपा रहे होते हैं। और ऑफिस में भी अगर मरीज कोई नौकरी करता है तो ऑफिस वालों से भी ये चीज छुपाई जा रही होती है, वो छुट्टियां कर रहा होता है और घर वाले इस चीज पे भी पर्दा डाल रहे होते हैं। और इसी को ही टेक्निकली इनेबलिंग कहते हैं, जो कि मैं नदीम इकबाल साहब से चाहूंगी कि वो आप इस बारे में बताएं कि जो फैमिलीज इनेबलिंग कर रही होती है, यानी जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि हम मदद ले सकते हैं इन्हीं लोगों से जिनसे हम एक्चुअली छुपा रहे होते हैं, वो भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फैमिली छुपा रही होती है और मुआवनत कर रहे होते हैं उसकी बीमारी में, जिससे उसकी बीमारी बढ़ती है। तो इस कॉन्सेप्ट को तफसील से बताएं और इसका क्या नुकसान होता है मरीज का, क्योंकि इलाज में डिले होता है इसकी वजह से। जी बिल्कुल मिस आमना, जैसे आपने फरमाया कि अमूमन फैमिली मरीज को वो जो बीमारी की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक्चुअली वो ये सारा इसलिए कर रहे होते हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद हम ये सब कुछ करेंगे तो मरीज हमारी प्यार और मोहब्बत को देखकर और फिर खुद से ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बीमारी का जो डिजीज कॉन्सेप्ट है उससे अवेयर नहीं होते, उससे एजुकेट उससे वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता। सो इनेबलिंग डेफिनेटली इलाज को डिले करने का बायस बनता है। इनेबलिंग की वजह से इलाज डिले होता है। इनेबलिंग की वजह से ही जो है मरीज डिनाइल में भी जाते हैं, क्योंकि जब कोई इनेबलिंग करते हैं तो तकलीफें मरीज तक नहीं बल्कि जो इनेबलर होते हैं उनके ऊपर जा रही होती है। और बेसिकली इसके पीछे जो वजह होती है वो ये होती है, इसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि आप किसी दरख्त को काटना चाह रहे हैं बट आप उस दरख्त को काटने की बजाय उसकी ब्रांचेस को कट कर रहे हैं। और अमूमन अमूमन इनेबलर भी नशे की बीमारी को काटना चाह रहे होते हैं, मगर वो नशे की बीमारी से जो ब्रांचेस निकल रही होती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं, जैसे कि कोई कोई लीगल इशू क्रिएट हुआ तो वो फौरन से वकला का बंदोबस्त करेंगे और उसको लीगल प्रोटेक्शन देंगे। या उन्होंने मैंने देखा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मरीज की गाड़ी तबाह हो गई, तो वो फौरन से फौरन कोशिश करेंगे कि इनको अगले दिन अगर ये उठे तो इनको अपनी गाड़ी बिल्कुल सही हालत में मिले या उसकी जगह पे नई गाड़ी मिल जाए, इनको ज़रा बराबर भी एहसास ना हो कि कुछ हुआ है। अमूमन वाइफ इनेबलिंग में ऐसा करती हैं कि मरीज अगर नशे की हालत में वॉशरूम में गिर गए हैं या वो कमरे में कहीं गिर गए हैं, घर में कहीं गिर गए हैं, तो वाइफ्स को ये बड़े टैक्टिक्स आ जाते हैं कि उनको कैसे खींच के और उनको उठा के और बेडरूम तक पहुंचाना, बेड तक पहुंचाना, और बेड तक पहुंचाना सिर्फ नहीं, उनको प्रॉपर बेडिंग करना, एसी ऑन करना, ताकि अगले दिन जब वो सुबह उठें तो उनको बिल्कुल ज़रा बराबर फील ना हो कि कोई खराबी है। और फिर अगले दिन जब फैमिली उन्हें बताने की कोशिश करती है कि कल आप इस तरह से गिर गए थे या इस तरह से ये एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मरीज कहता है कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी तरह से इनेबलिंग की कुछ और फॉर्म्स भी हैं। उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, उनके बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां ले लेना, उनके बच्चों की फीस पे करते रहना, उनके लिए जाकर उनके बच्चों के जो लीगल इशू या कोई स्कूल के इश्यूज हैं उनको देखना, उनके बच्चों के अगर कोई मेडिकल इश्यूज हैं उनको हॉस्पिटल, यानी जो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो अमूमन फैमिलीज में मैंने देखा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि मैं इनके बच्चों की फी पे करूंगा। कोई भाई कहता है कि अच्छा चले ठीक है, मैं इनके बच्चों की ग्रोसरी का करूंगा, मैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी को देख लूंगा, और वो जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। और आखिर में फिर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अब तो मरीज समझ जाएगा कि देखें हम उनसे कितना प्यार करते हैं, और वो फिर इलाज में आ जाएगा। यही वजह है कि बाकी बीमारियों में मरीज इलाज के लिए फैमिली से 2 कदम आगे होता है, और हॉस्पिटल में पहले मरीज आता है और बाद में फैमिली आती है या उसके साथ फैमिली आती है। बट ड्रग एडिक्शन में क्या है कि फैमिली मरीज से बहुत पहले आती है, और बाज दफा तो प्रोसेस इंटरवेंशन के जरिए से मरीज को लाना पड़ता है,
और बाज़ दफ़ा मरीज को हॉस्पिटल से एक पूरी इक्विप्ड टीम जाती है एम्बुलेंस में और क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू मरीज को लाना पड़ता है, और आने के बाद भी मरीज कहता है कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि इनेबलिंग हो रही होती है। और इंटरवेंशन के प्रोसेस का भी ये एक स्टेप है कि अगर आप किसी भी फॉर्म में इंटरवेंशन कर रहे हैं, आप चाहे प्रोसेस इंटरवेंशन कर रहे हैं, आप फैमिली इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो आप मरीज को उनकी बीमारी की जो तकलीफें हैं वो मरीज तक पहुंचने देते हैं, क्योंकि इससे भी इंटरवेंशन के प्रोसेस में हेल्प होती है। क्योंकि अगर आप इनेबलिंग भी कर रहे हैं और इंटरवेंशन भी कर रहे हैं तो फिर दोनों न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, उस इंटरवेंशन के प्रोसेस का भी पेशेंट को कोई फायदा नहीं होता। सो मोस्टली फैमिलीज में ये कोई ना कोई इनेबलर होता है। जनरली वाइफ, जैसे वकील साहब ने भी जिक्र किया कि वाइफ अमूमन इनेबलर होती है, या बॉस होता है, या वालदैन में से कोई इनेबलर होते हैं, और बाज़ दफ़ा पूरी फैमिली के सारे लोगों ने इनेबलिंग का जिम्मा जो लिया होता है। अगर हम बहुत आसान लफ्जों में इनेबलिंग को डिफाइन करें तो वो ये होगा कि करे कोई और भरे कोई। तो नशे कर मरीज रहा होता है और उस नशे के जो खमियाजे हैं, जो तकलीफें हैं, वो फैमिली भर रही होती है कि किसी से माजरत करनी है, माफ़ी करनी है, किसी अमूमन एक ये भी होता है इनेबलिंग में कि मरीज किसी से कर्ज ले लेता है, और जब वो कर्ज वापस लेने के लिए आते हैं तो फैमिली जरा बराबर उनको ये नहीं कहते कि देखें आपने देते हुए हमसे को पूछा था, या हम उस सारे प्रोसेस में थे जो अब आप आगे, मगर फैमिली बड़े खामोशी से उनका कर्ज चुका देते हैं कि मरीज को ये एहसास होगा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। सो इनेबलिंग की वजह से इलाज डिले होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है, और इंटरवेंशन के प्रोसेस में फैमिली को ये ट्रेन किया जाता है कि वो इनेबलिंग को स्टॉप करें। और इनेबलिंग की वजह से मैंने देखा है कि एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो इनेबलर होते हैं, क्योंकि वो इनेबलिंग करते हैं और जब उनको ये एहसास होता है कि हमारी एनर्जी, हमारा सरमाया या हमारा प्यारा हमारी इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत या इतनी मदद के बावजूद नहीं संभल रहा, तो उनको अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट होती है, और वो इस रिजेंटमेंट में फिर प्रोवोकिंग करते हैं कि हम तुम्हारा कितना ख्याल कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहे, और तुम है कि संभलने को ही नहीं आ रहे, तुम हो के ठीक होने को ही नहीं आ रहे। आया कि वो जो इनेबलिंग कर रहे होते हैं वो गलत कर रहे होते हैं, और फिर उसकी वजह से वो जो प्रोवोकिंग करते हैं वो भी गलत करते हैं, क्योंकि नशे का मरीज का जो इलाज है इनेबलिंग से भी डिले होता है और प्रोवोकिंग से भी डिले होता है। और फिर प्रोवोकिंग करने के बाद उनको कोई 1-2 घंटे के बाद प्यार जागता है, उनको ख्याल आता है कि हमने कुछ ज्यादा कर दिया है, और फिर वो एक वही विशियस साइकिल दोहराते हैं और इनेबलिंग करते हैं। और इसी तरह से मोस्टली फैमिलीज में इनेबलिंग और प्रोवोकिंग की वजह से इलाज डिले हो रहा होता है और मरीज एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा होता। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इस तरह से बाकी बीमारियों में कोई तकलीफ होती है तो वो अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर को राब्ता करते हैं मरीज। तो उसी तरह से नशे की बीमारी में भी जब तक मरीज को कोई कुदरती तकलीफ महसूस नहीं होगी नशे की करने की वजह से, तब तक वो नहीं सोचेगा कि वो इलाज की तरफ जाए। और इनेबलिंग जो घर वाले करते हैं, मुआवनत करते हैं, तो मुआवनत की वजह से मरीज अपनी उस तकलीफ को देख नहीं पाता, क्योंकि वो तकलीफ घर वाले सह रहे होते हैं और बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा अनेबलिंग जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये
एक अपाहज कर देने वाला रवैया है। आप अनेबलिंग से दूसरों को हैंडीकैप और अपाहज भी कर देते हैं। और अगर आप एक बटरफ्लाई का जो एक ग्रोन जो है वो प्रोसेस है उसका, जो कि उस दौरान अगर आप बटरफ्लाई के करीब जाते हैं और आप इस इंटेंशन से उसको अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं कि ये कहीं नीचे ना गिर जाए, ये सही तरीके से ये अपने विंग्स को स्प्रेड करके जो है वो उड़ पाएगी, और आप इस इंटेंशन से उसको अपने हाथों के अंदर लेते हैं, तो इस प्रोसेस में आप उसके विंग्स को रप्चर्ड भी कर देते हैं। और अगर आपने उसके विंग्स को रप्चर्ड कर दिया तो वो कभी भी उड़ नहीं सकेगी। तो ये ऐसे ही प्रोटेक्शन है जो कि घर वाले अपने पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं, कि वो अपने हाथ को ऐसे दोनों हाथों से उसको अपनी प्रोटेक्शन में लेने की कोशिश करते हैं, और ये रवैया उनको हमेशा के लिए अपाहज भी कर देता है। तो अनेबलिंग जो है उसको समझना होगा कि अनेबलिंग क्या है और सपोर्ट क्या है, और दोनों में फर्क है। एम्पावर बेसिकली करना की जरूरत होती है मरीज को, ना कि उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा ये नशा करता रहे तो इससे तो काम संभाले नहीं जाते, तो इसके हिस्से के हम कर ले, तो इससे तो गाड़ी नहीं चलती तो हम ड्राइवर रख के दे देते हैं, बजाय कि उसके इलाज की तरफ जाएं या कोई इंटरवीन करें कि वो अपना इलाज करवाए। तो उसके लिए हम और सहूलियात पैदा कर रहे होते हैं, और इससे उसके नशे का मामला भी बढ़ता है। अभी जैसे नदीम साहब ने बात की प्रोवोकिंग की, तो ये एक दूसरा बिहेवियर है जो कि घर वाले करते हैं, कि मुआवनत कर करके जब थक जाते हैं तो फिर गुस्सा करते हैं, फिर बेइज्जती करते हैं, फिर बेइज्जती से गिल्ट होता है, अफसोस होता है, तो फिर दोबारा मुआवनत करते हैं। तो तलाल साहब इस बारे में बताएं कि क्या क्या शक्लें होती हैं प्रोवोकिंग की, और घर वाले बड़ी अच्छी नीयत से कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं बिस्ती प्रोग्राम, वो मरीज का सुबह शाम चल रहा होता है, और बहुत अच्छी नीयत होती है कि ये तो हम बड़ा इसको मोटिवेट कर रहे हैं, इससे शायद वो लान तान करके तो शायद ये इलाज में चला जाएगा। तो क्या मरीज चले जाते हैं इलाज में लान तान करके? नॉट एट ऑल। प्रोवोकेशन जो है जिसे कहते हैं इश्तियाल दिलाना, गुस्सा दिलाना, आपने सही बात की कि ये कुछ घर वाले जो हैं जब इनका बस नहीं चल रहा होता और ये बहुत ही बेबस महसूस करते हैं तो फिर ये गुस्सा आ जाते हैं, और गुस्से के अंदर जो है वो फिर बुरी बुरी बातें करते हैं, बेसिकली शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं और ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि नशे की वजह से जो है वो कितनी तुम देखते नहीं हो कि हमारे साथ जो है वो कितनी मुश्किल है। वैसे घर वाले ये भी सवाल बहुत ज्यादा करते हैं कि जिसको खुद नहीं नजर आता कि ये क्या कुछ कर रहा है या क्या कुछ हो रहा है, तो शर्म नहीं आती, ये भी है एक्चुअली। जो मरीज है उसकी जो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो उससे गुड सेंस देते हैं नशा करने से। उसको जो उसका डोपामीन है वो चूंकि हाई हो जाता है तो वो उसको तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता रहता है और वो अपने नीचे होने वाली तबाहियां नहीं देखता, और वक्ती तौर पर अगर वो देखेगा भी तो यानी अगर आप उसको इस तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड वे में अगर उसके साथ बातचीत करेंगे और वो अगर वक्ती तौर पे वो देख भी लेगा वो सारी तबाहियां, तो वो जाके थोड़ा नशा कर लेगा और फिर वो कहेगा कि एक ना वो कोरोना के दिनों के अंदर एक वीडियो मुझे डॉक्टर सदाकत साहब ने शेयर की जिसके अंदर एक हेरोइन एडिक्ट था जो कि कह रहा था कि कौन कहता है कि कोरोना है और ये हम हेरोइन पीने वालों को जो है ना कोरोना हो ही नहीं सकता, और दिखाएं मुझे किसको है कोरोना, मैं उसको 2 कश लगवाऊंगा और सब कोरोना गए। तो एक्चुअली वो उसकी रियलिटी थी कि नशा करके आप वक्ती तौर पर तो आजाद हो जाते हैं, मादर पिदर आजाद हो जाते हैं और आपको चीजों से आजादी मिलती है, और घर वाले फिर देख देख के खौल उठते हैं उन्हें कि ये इसको एहसास ही नहीं है इन चीजों का, ये फिर भी ऐसे ही हंसी खुशी ठीक ठाक फिरता है। और जब वो घर के अंदर एंटर होता है तो उसको अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं और जानबूझ के ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसे करेंगे कि इसको रजिस्टर कराना कि हमें पता है कि तुम क्या करके आ रहे हो। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो बेजा सख्ती करने की कोशिश करना, जैसे ये कहना कि आज के बाद तुम्हें जो है वो पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे और उसको बुरा भला कहना। अमन मरीज इसके नतीजे में इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं कि वो पैसे भी जो है वो चले जाते हैं और यानी फैमिली मेंबर्स को जान छुड़ाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो जो प्रोवोकेशन है बेसिकली ये घर के अंदर एक बैड बॉय रोल है, बैड कॉप रोल है कि हम सख्ती करेंगे तो शायद इसकी वजह से कोई नशा
कम कर देगा। देखिए, नशा कोई काम तब करता है जब आप अनेबलिंग खत्म करते हैं। जो प्रोवोकेशन है बेसिकली, या आपके और मरीज की जो ताल्लुकात हैं उनको खराब करता है। असल जो काम है वो इंटरवीन करना है, प्रोफेशनली इंटरवीन करना सीखना है। प्रोवोक करने से या इश्तियाल दिलाने से, गुस्सा दिलाने से कभी भी आप तो माहौल ही नहीं रहता बातचीत करने वाला। प्रोवोकेशन में तो लड़ते लड़ते हो जाती है गुम एक की चौंच एक की तुम, तो वो तो थोड़ी देर के बाद तो बड़ा आसान है कि अगर फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको, अगर आपको मरीज को पैसे चाहिए तो वो तो ट्रिगर होके आता है बाहर से कि मैंने इनको पहले गुस्सा दिलाना है, फिर ये मेरी बेइज्जती करेंगे और फिर ये उस बेइज्जती को कंपनसेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ देंगे, और एंड में जो है वो इस बहस, जो लंबी बहस चलती है समझाने बुझाने की और फिर बेइज्जतियों की, इसके नतीजे में अमूल फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि जाओ फिर दफा हो जाओ, जहां जाना है तुम जाना चाहते हो चले जाओ, हमारी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, हमारी तरफ से ऐसे जैसे कि तुम थे ही नहीं। मरीज कहता है थैंक यू वेरी मच और वो हो गया। तो इससे जो है वो कोई मदद नहीं मिलती किसी मरीज को नशा छोड़ने के अंदर, बल्कि इंटरवेंशन एक वाहिद रास्ता है जिससे कि आप, या अनेबलिंग प्रोवोकिंग छोड़ना सीखना जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है रिकवरी के अंदर। तो असल में तो हमारे पास उनके अल्फाज खत्म हो जाते हैं और हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम स्टक फील करते हैं बहुत ज्यादा। हम जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं आता, तो फिर हम कहते हैं कि चलो फिर हम इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। और ये जो इमोशंस है ना, ये बहुत ही कंटेजियस होते हैं, ये कोरोना से भी ज्यादा कंटेजियस होते हैं। यानी कोरोना जो है उसके लिए अगर 6 फुट का फासले से ज्यादा मेंटेन करें तो चांसेस हैं कि आपको नहीं होगा, लेकिन जो गुस्सा है ना, ये तो मैंने देखा है कि आप अमेरिका बैठ के अपने बेटे को पाकिस्तान में गुस्सा दिला सकते हैं। ये तो बड़ी कमाल चीज है। तो ये बहुत ही कंटेजियस होता है। इसलिए जब आपने अगर अपने मरीज की मदद करनी है तो आपको अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल रखना होता है, और अपनी वो कम्युनिकेशन सीखनी होती है कि जिसके नतीजे में अगर आपके और आपके मरीज के दरमियान कोई इख्तिलाफ राय पैदा हो जाता है किसी ऐसे इशू पे जो कि आपके लिए रिस्की इशू है, स्टेक्स बहुत हाई है, आपके लव्ड वन की जिंदगी है, जान है, रुपए पैसे के मामलात हैं, तालीम का मामला है, शादी के रिलेशनशिप खराब होने का मामला है, उस बच्चे की अपनी हेल्थ का मामला है, तो ट्रस्ट का मामला है, तो आप अपने आप को जज्बाती तौर पर संभालते हुए फिर ये बातचीत करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को इमोशनली जो है वो फिर नहीं संभाल पाते तो नतीजे के अंदर जो है वो मरीज की जो आपके साथ जो ताल्लुक है वो भी खराब होता है, और उसका नशे का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ जाता है। सो पहली बात ये कि मरीज के साथ जो बातचीत करना है, अगर आपको ये शक भी है ना कि आपका मरीज जो है वो नशा करता है, तो आप बहुत ही आराम से किसी प्रोफेशनल इंटरवेंशनिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, रिहैब सेंटर से रब्ता कर सकते हैं, जैसे विलिंग वेज के अंदर खासतौर पर, कि वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेरिट के ऊपर गाइड कर देंगे कि कैसे आपने अपने जो मरीज है उसके साथ फिर बातचीत आप कब करें, कैसे ना करें। लेकिन अमूमन घर वाले अपने ओर पे, चूंकि देखें आप हमारे पास घर बैठे हुए ये स्किल्स अमूमन नहीं होती कि हम अपने मरीजों के साथ, लव्ड वंस के साथ बात कर सकें। हम उन्हें एज एन औलाद ही डील करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि औलाद के साथ साथ इस वक्त एक और सफरिंग भी है जो कि उनके साथ एसोसिएटेड है, और वो जो सफरिंग है वो नशे की बीमारी है, और इसके अंदर इनका जो दिमाग है वो बिल्कुल झगड़ा हुआ है एक सब्सटेंस की वजह से। और उनको आपकी बताई हुई ये जो बातें हैं, जो आप उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज को खराब करके या अपने आवाज को ऊंचा करके या अपनी जो तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल करके जो उनको पहुंचाना चाह रहे होते हैं, उनका ब्रेन इन चीजों को रजिस्टर करने के लेवल के ऊपर नहीं होता। क्योंकि जो ही आप उनको उनके साथ बातचीत करते हैं तो हमारी जो भी कन्वर्सेशन होती है किसी और इंसान से, वो उसके जज्बात का जो निजाम है ना दिमाग का, उसमें से एंटर होती है हमेशा, और उसके बाद जो है वो उसके अकल के निजाम के अंदर जाती है। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपके अकल के निजाम के अंदर और जज्बात के निजाम के दरमियान जो है एक चौकीदार होता है जो कि ये मेक श्योर करता है
कि आपने जो है वो अल्फाज जज्बात के निज़ाम के साथ डील करने हैं या फिर आपने ये बात अकल के निज़ाम से डील करनी है। और जब आप किसी को ये कहते हैं कि तुमने ऐसा किया है और तुम्हारे ये जो मसाइल हैं और जो तुम्हारे नशे हैं और जो तुम्हारी खराबियां हैं, तो वो जो इमोशनल गेटकीपर होता है वो बातचीत को वहीं जज्बात के अंदर रोक देता है और वो उसको रिएक्टिव बना देता है और वो उसको जो है कहता है कि वो वहीं से जवाब होता है कि आप भी तो ऐसा करते हैं, आप भी तो इतना जुल्म करते हैं, यूं मेरे साथ जाती हुई, यूं ऐसा हुआ। तो फिर वो बातचीत जो है वो किसी तरफ जो है वो नहीं जाती। जबकि जब आप बातचीत करते हैं किसी के साथ बहुत पोलाइटली, अच्छे तरीके से, असर्टिव तरीके से और रिस्पेक्टफुली आप उसको बताते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं किसी मामले के अंदर, तो वो जो गेटकीपर है वो उस बात को इंटेलेक्चुअल वे में जाने पड़ता है। वो कहता है कि ये अपने बारे में कोई बात कर रहा है, अपनी कोई फीलिंग के बारे में बात कर रहा है दूसरा बंदा, तो आप जाने दो उसको अकल के निजाम में। और फिर वो बात जो है वो अकल के निजाम में चली जाती है और फिर वहां पर आप जब उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो फिर उसके बहुत ही उम्दा नताइज आते हैं जो कि इंटरवेंशन की शक्ल भी है। सो गुस्सा खाने से ये मसला हल नहीं होता, सिर्फ ताल्लुक खराब होता है और वो गुस्सा जो आपने उसको दिलाया होता है, समझ लें कि 20% नशा आज वो उसकी वजह से भी करेगा, तो इट डजंट वर्क। तो अगर हमने किसी से बात बनवानी है तो उसके साथ रेपोर बनाना, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करना बहुत जरूरी है। और प्रोवोकिंग बिहेवियर्स बिल्कुल भी ताल्लुकात ठीक नहीं करने देते, खराब हो जाते हैं मरीज के साथ ताल्लुकात। और वो बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनता, उल्टा वो और इल्जाम देता है कि आप लोगों की वजह से मैं ये सब नशा करता हूँ, जो आप मुझे बुरा भला कहते हैं और मेरी इज्जत नहीं करते और मेरी बेइज्जती करते हैं। मिस अफजा, आप से मैं ये जानना चाहूंगी, एक कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, एक एक्चुअली मिसकंसेप्शन भी है कि जब तक मरीज की अखीर ना हो जाए, या जिसको कहते हैं ना कि रॉक बॉटम, जब तक वो हिट ना कर ले तब तक वो इलाज के लिए राजी नहीं होगा। और बाज़ औक़ात उस अखीर का इंतजार किया जाता है कि जब तक इसकी अपनी बस नहीं हो जाएगी और ये खुद इसको एहसास फिर पैदा होगा और फिर ये इलाज के लिए जाएगा, तो उसके इंतजार में काफी साल गुजर जाते हैं। तो अगर तो अखीर होने होने से ही उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि अब मुझे इलाज में जाना चाहिए, तो क्या फैमिली ऐसा कुछ कर सकती है कि वो जरा जल्दी अखीर हो जाए उसकी और उसको लगे कि मेरे लिए तो अब नशा करना बड़ा मुश्किल हो गया और मुझे अब इलाज ही करवाना पड़ेगा? तो ये जो हिटिंग द रॉक बॉटम का कॉन्सेप्ट है, इस बारे में बताएं कि ये कितना मुनासिब है कि अखीर होने का इंतजार करते रहे किसी की बीमारी में। यानी जैसे अगर किसी को कैंसर है तो उसमें तो कभी अखीर होने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि फर्स्ट स्टेज पे ही अगर डिटेक्ट हो जाए तो फौरन इलाज में लेके जाना मुनासिब समझा जाता है। लेकिन नशे की बीमारी में ये एक गलत फहमी है कि अभी नहीं, अभी तो सिर्फ हालात इतने खराब नहीं हुए। तो इस बारे में आप अपनी राय दें। सामने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अखीर हो जाने का इंतजार करना ये वाकई एक मिसकंसेप्शन है, और ये इतना मशहूर मिसकंसेप्शन है कि तकरीबन हर फैमिली कहीं ना कहीं इस इंतजार में होती है कि चलो खुद ही इसकी आंखें खुल जाएंगी, एक दिन ये उठेगा और इसको ख्याल आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगी नशे की बीमारी में ये सबसे ज्यादा इसलिए होता है, या खासकर इस बीमारी में इसलिए होता है कि शायद हम लोग या हमारे मुआशरे में लोग इसको बीमारी ही नहीं मानते। आपने एग्जाम्पल दी कैंसर की, तो कैंसर को हम सब बीमारी मानते हैं और हमारा इत्तेफाक राय है उस पर, क्योंकि हमें उसमें पोटेंशियल नजर आता है जान जाने का और हम डरते हैं उस चीज से बहुत ज्यादा। नशे को शायद कोई मर्जी की चीज समझा जाता है, या समझा जाता है कि ये फन के लिए किया जा रहा है, या ये तो सब करते हैं तो इससे कोई इसका वो पोटेंशियल इसमें नजर नहीं आता लोगों को, जो कि इसमें बहुत ज्यादा है जान लेने का पोटेंशियल, लेकिन लोगों को नजर नहीं आता। तो शायद वो इसको कॉमन सेंस से और इन सारी चीजों से डील करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अखीर हो जाने का इंतजार करना बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्शन है। और मैं बता दूं इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। पुराने वक्तों की बात है जब नशे भी बहुत कम होते थे और कोई कोई इंसान नशे करता था या बहुत मुश्किल से मिलते थे, तो जो लोग भी नशे करते थे वो गिर कर, ठोकर खाकर, बहुत ही ज्यादा ख्वार होकर, फिर जब कभी सब कुछ ही लुट जाता था उनका, तो वो इस चीज का उनको एहसास होता था कि शायद अब मेरे हालात बहुत पतले हो गए। और फिर एक दिन उनकी आंखें खुलती थी और वो खड़े होते थे और कपड़े झाड़ते थे और वो रिकवरी के ट्रैक पर आ जाते थे और बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते थे बगैर किसी मदद के, जो कि 1% लोग होते हैं जो कोल्ड टर्की या बगैर किसी मदद के नशा छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ना तो दौर वो रहा है कि नशे मुश्किल से मिले और ना ही नशे वैसे रहे हैं जो कि
बड़ा टाइम लेते थे इंसान को एडिक्ट बनाने में। अब तो नशे भी इतने इंसानों के साथ साथ इतने अपडेटेड हो चुके हैं जो, और लेबोरेटरी में तैयार हो रहे हैं, और इनकी नेचर बहुत ही लीथल है, जिसमें इंतजार नहीं किया जा सकता ज्यादा कि मरीज की आंखें खुलें। अब इसमें होता ये है मेरे सामने, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा कॉन्सेप्ट है। यानी सब्जेक्टिव वो चीजें होती हैं जो जिनमें कोई हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद नहीं होता, यानी वो हर इंसान की अपनी समझ बूझ और अपनी नेचर के मुताबिक होते हैं। जिस तरह इस तरह की चीजें होती हैं ना, थोड़ा या ज्यादा, तो हो सकता है कोई चीज थोड़ी आपके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो। इसीलिए इसी तरह जो रॉक बॉटम है या अखीर हो जाना है, ये अपनी नेचर में सब्जेक्टिव सा काम है। हो सकता है किसी घर में गालियां देना बहुत ही नामुनासिब समझा जाता हो और वो उस चीज पर शोर डाल देते हो, या वो उस चीज पे बड़ा अकाउंटेबल ठहराते हो उस बंदे को। लेकिन किसी घर में गालियों के साथ साथ मारपीट करना भी बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं समझा जाता, और उनके घर का न्यू नॉर्मल बना होता है। तो अखीर हो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस चीज पर रिलाय करें, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। दूसरी चीज, बहुत केसेस में फैमिलीज अखीर होने नहीं देती। जिस तरह तलाल साहब और बाकी सब प्रोफेशनल्स ने इस चीज पर बात की ना, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग के कॉन्सेप्ट पर, तो ये इनेबलर्स और प्रोवोकर्स ही वो लोग होते हैं जो अखीर का पता ही नहीं चलने देते। एक मरीज ने गुस्से में आकर शीशे तोड़ दिए और वो चला गया उस मंदिर से बाहर कहीं चला गया, और जब थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और वहां पर उन फैमिली मेंबर्स ने सब कुछ साफ किया होता है और शीशे वापस लगे होते हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था? या उसकी आंखों के सामने वो मंजर रहने ही नहीं देते। तो ये अखीर उसकी वहां पर नहीं हुई, उसको बचा लिया। फिर किसी जगह पर किसी ट्रैफिक वार्डन ने पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी कर ली, लड़ाई कर ली, ड्रंक भी थे, कोई गाड़ी के नीचे कोई और इंसान दे दिया। इस तरह भी लोग इनेबलर्स फौरन पहुंच जाते हैं, फैमिली मेंबर्स अपने प्यारे की मदद करने, कि चलो ये तो बीमार है, ये अपनी मदद नहीं कर सकता, और उसको घर ले आते हैं। और घर आकर बेशक खुद डांट वगैरह पिला देते हैं बहुत ज्यादा, वो एक बिस्ती प्रोग्राम शुरू हो जाता है घर आने के बाद। लेकिन ये बात भी, यहाँ पर भी बचा लेना उनको उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से, और फिर खुद डांट पिला देना, ये भी चीज उनको उनकी अखीर होने से बचा लेता है, क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुलती। वो नशे में होते हैं तो ये सारी एक्टिविटी हो जाती है, और उनको नशे का असर जो है वो महसूस ही नहीं होने देता कि हमने कोई बड़ा क्राइसिस किया है, या हम किसी बड़े क्राइसिस में फंस सकते थे। तो ये इनेबलर्स और प्रोवोकर्स, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो पेशेंट को रियलाइज ही नहीं होने देते कि उनकी भी अखीर हो चुकी है। और मैंने अक्सर डॉक्टर साहब को ये बात कहते सुना है, जब पेशेंट्स ये बात कर रहे होते हैं कि मेरे हालात इतने खराब नहीं थे, तो वो अक्सर आगे से मरीजों को यही जवाब देते हैं कि आपके हालात तो बड़े खराब थे, आपको एहसास नहीं होने दिया किसी ने कि आपके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि वो सारी तकलीफें, वो सारे दुख वो लोग बर्दाश्त करते रहे थे और हर जगह मसले फिक्स करने के लिए तैयार होते थे। तीसरी चीज ये है कि जब अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ चलें कि मरीज की अखीर होने का इंतजार कर लेते हैं, तो जिसको रॉक बॉटम हिट होना कहते हैं, तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि बहुत से बॉटम्स में बाउंस नहीं होता। यानी हर कोई इतना लकी नहीं होता कि हर दफा अपने आप को क्राइसिस में इन्वॉल्व करके और उसके बाद बच कर वापस आ जाएं। पिछले दिनों ही डॉक्टर साहब एक चीज पर बात कर रहे थे कि जो लोग हादसात में अपनी जान खो देते हैं, वो भी अपनी जिंदगी में पहले हादसात में लकी रहे होते हैं। यानी एक लकी इंसान भी तो किसी दिन जान अपनी खो देता है, तो वो पहले जिंदगी में अपनी लकी ही रहा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इस कॉन्सेप्ट के साथ रहें कि हम लकी बहुत हैं या हमारी लक बहुत ज्यादा है और हम बच जाएंगे, या मैं बाकी लोग होते होंगे जो इन हादसात में जान दे देते हैं, मैं बच जाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट टर्मिनल यूनिकनेस का कि मैं जरा डिफरेंट हूँ, मेरे साथ ये हादसे नहीं होंगे, मैं ओवरडोज नहीं कर सकता, हमें इनसे, यानी फैमिलीज को और मरीजों को दोनों को अपने आप को इस कॉन्सेप्ट से निकालना चाहिए कि इंतजार करना बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि कब क्या हो जाएगा। जिस तरह से मरीज नशे कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो हादसात का शिकार हो रहे होते हैं, तो फैमिली कुछ स्टेप्स ले सकती है उनके बॉटम को रेस करने के लिए, यानी उनकी अखीर जल्दी करवाने के लिए, जिसमें वो सबसे पहला काम तो इनेबलिंग करना छोड़ दें, यानी उनको हर तरह की ऐसी मदद प्रोवाइड करना छोड़ दें जिससे कि उनकी बीमारी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे नंबर पर, अब जब मदद हर तरह की ऐसी नाजायज प्रोवाइड करना छोड़ देंगे, तो फिर वो अपने बेइज्जती प्रोग्राम को भी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ताना तंज नहीं करेंगे, वो ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे मरीज इश्तियाल में आए या उसको गुस्सा आए और वो अपना नशा तो करे करे, कुछ अपनी बेइज्जती का के हिस्से का भी नशा कर ले। यानी इनेबलिंग भी बिल्कुल करना छोड़ देंगे, प्रोवोकिंग भी करना छोड़ देंगे।
फिर एक स्किल होती है जिसको कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट, यानी ये इतनी शानदार सी स्किल है जो फैमिलीज को सीखनी होती है और प्रोफेशनल्स उनको सिखाते हैं, जिसमें दोनों लफ्ज आते हैं इसके नाम में कि आपने डिटैच भी रहना होता है उनसे, लेकिन डिटैच रहते हुए उनसे अटैच रहना है। ये एक बड़ी स्पिरिचुअल सी स्किल है, यानी आप इसका अक्सर लोग गलत मतलब ये ले लेते हैं कि बस छोड़ दो, जो होगा देखी जाएगी, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, डिटैच कर लो अपने आप को इससे। ऐसा नहीं होता। यानी बेसिकली इसमें आपने मरीज के उन रवैयों से, उस सख्ती से, उन नेगेटिव चीजों से अपने आप को डिटैच करना होता है जो आपको तकलीफ दें और जो आपको गिव अप करने पर मजबूर कर दें कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये नहीं कभी ठीक होगा। यानी इन चीजों से, सारी चीजों से अपने आप को डिटैच कर लें और अटैच कर लें सिर्फ उनकी मदद करने वाले हवाले से, कि अपनी आंखें खुली रखें, उनको मदद प्रोवाइड करते रहें, जिस तरह काउंसलर्स ये काम करते हैं कि वो मरीज के गुस्सा करने को दिल पर नहीं लगा लेते, वो मरीज की चीजें तोड़ने पर डर नहीं जाते, वो मरीज की धमकियां देने पर फियर से ऑपरेट नहीं करते। वो इन सारी चीजों से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन आंखें खुली रखते हैं, इंतजामात पूरे रखते हैं कि मरीज अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके, या वो भागने की कोशिश ना कर सके, या उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। तो वो इंतजामात पूरे करते हैं कि उनको मदद मिलती रहे, लेकिन अपने जज्बात और अपना सारा मूड उस चीज में इन्वॉल्व नहीं करते। ये कुछ चीजें हैं जो करने के बाद आप इतना मुतमईन तो हो जाएंगे कि हम रिजल्ट्स की गारंटी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इम्कानात की दुनिया में रहते हैं, तो इम्कानात जरूर बढ़ा सकते हैं कि मरीज रिकवरी में आ जाएं और उनको शिफा मिल जाए और घर वाले सुकून में आ जाएं। तो जो रॉक बॉटम हिट होने का कॉन्सेप्ट है ना, ये एंड पर अपने पास रख लें, यानी ये आखिरी ऑप्शन रख लें कि अगर किसी चीज से मदद ना मिले तो चलो ये चीज तो हमारे पास रहेगी, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या इवन 10th नंबर पर भी इसको ना लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि उससे पहले हमारे पास बहुत ज्यादा काम ऐसे होंगे करने वाले जिससे हम मरीजों को के अंदर इंसाइट पैदा कर सकें, उनका बॉटम रेस कर दें, कि उनको जल्दी एहसास हो जाए कि मैं बीमार हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। और ये जो ख्याल है कि मतलब वेट करना कि वो हिट बॉटम, जब वो रॉक बॉटम हिट करेगा तो फिर ही कुछ होगा, तो बाज़-औक़ात वो अकेला नहीं रॉक बॉटम हिट करता, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों के को भी उस मुसीबत में ले जाता है, और उसके साथ जुड़े हुए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी मुतासिर होते हैं। तो ये ख्याल रहे, इंतजार करना कि उसके अपने हालात जब खराब होंगे तो वो खुद ही सोच लेगा, तो उसके साथ साथ उसके जुड़े हुए तमाम लोगों के भी हालात खराब हो जाते हैं। आज हमने जो बातचीत की है, उम्मीद है कि हमारे देखने वाले हैं उनको इस हवाले से काफी आगाही मिली होगी कि ये एक इंटरवेंशन का जो प्रोसेस है वो सीखना फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, कि जब कोई मरीज इलाज के लिए राजी नहीं होता तो उसको राजी करने के तरीके मौजूद हैं, और माहिरीन की मदद लेकर हम वो तरीके सीख सकते हैं और अपने प्यारे को इलाज के लिए राजी कर सकते हैं और उसको इलाज की तरफ ला सकते हैं और वो सेहतयाब हो सकते हैं। अगले बुध को हम एक नए मौजू के साथ दोबारा सब इकट्ठे होंगे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।